स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं आज आपको 2023 का लास्ट यानी कि 7th सेट बताने जा रहा हूं। और देखो, कंजूसी मत करो। जो भी मेरे देखने वालों हो वो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। ये बहुत एक आवश्यक पहलू है। कम से कम मैं उससे प्रेरणा पाऊं और नए नए कंटेंट के वीडियो डालूं। तो आप प्लीज इसको सब्सक्राइब करिए, चैनल को लाइक करिए और कमेंट जरूर करिए। तो आशा है कि आप ऐसा करेंगे और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करेंगे, जिससे कि लोगों को भी फायदा हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सेट 2023 का 7वां सेट है। और इसका नाम है ईपी। सेट 7 2023 ईपी। इसका नाम है ईपी। तो एमसीक्यू, पहला एमसीक्यू आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है यहां पर। CH3CH2OH का IUPAC नेम है। CH3CH2OH IUPAC name is ethanol। और ये ऑप्शन है ए। क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में कौन सी एक दहन अभिक्रिया है? कंबसन रिएक्शन इन द फॉलोइंग्स। कंबसन रिएक्शन इन द फॉलोइंग्स। ध्यान रखिए, जिस कंपाउंड के आगे O2 लगा हो, जिस कंपाउंड के आगे O2 लगा हो वो कंबसन रिएक्शन होगी। तो यहां पर चार ऑप्शन दिए हुए हैं, जिसमें से एक के आगे O2 लगा हुआ है। और ये है CH4 प्लस O2 gives CO2 प्लस ट्वाइस H2O प्लस हीट एंड लाइट। हीट एंड लाइट इज ए कंबसन रिएक्शन। इज ए कंबसन रिएक्शन। और ये ऑप्शन है सी। क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में 9th क्वेश्चन फिर से एक बार हिंदी में रिपीट कर देता हूं। निम्नलिखित में कौन सी एक दहन अभिक्रिया है? निम्नलिखित में से कौन सी एक दहन अभिक्रिया है? कंबसन रिएक्शन इन द फॉलोइंग इज। ओके, क्वेश्चन नंबर 10।
ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड इन कंपैरिजन टू, इन कंपैरिजन टू inorganic compounds, inorganic compounds having less boiling and melting point. कार्बनिक यौगिक अकार्बनिक यौगिकों की तुलना में इनका क्वथनांक व गलनांक अपेक्षाकृत कम होता है। इसका आंसर है कार्बनिक यौगिक अकार्बनिक यौगिकों की तुलना में इनका क्वथनांक, यहां से आंसर स्टार्ट है, इनका क्वथनांक व गलनांक अपेक्षाकृत कम होता है। ठीक है, तो यहां पर इंग्लिश क्या होगी? ऑर्गेनिक कंपाउंड इन कंपैरिजन टू, ऑर्गेनिक कंपाउंड इन कंपैरिजन टू, in comparison to have relatively less boiling and melting point. और इसका ऑप्शन है डी। क्वेश्चन नंबर 11, केमिकल फार्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस इज, केमिकल फार्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस इज, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है, इसका नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, यानी कि CaSO4 डॉट हाफ H2O। तो यहां पर क्या लिखेंगे? CaS, बल्कि यहां से ना करके कुछ अलग लिख सकते हैं, केमिकल फार्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस इज, केमिकल फार्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस इज CaSO4 डॉट हाफ H2O, और ये ऑप्शन है डी, ऑप्शन डी। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है pH वैल्यू ऑफ प्योर वाटर, pH वैल्यू ऑफ प्योर वाटर इज, सेवन, और यहां ऑप्शन क्या हो जाता है? बी। क्वेश्चन नंबर 13, एल्डिहाइड में प्रकारात्मक समूह है, एल्डिहाइड में प्रकार्यात्मक समूह है
फंक्शनल ग्रुप इन एल्डिहाइड इज, फंक्शनल ग्रुप इन एल्डिहाइड इज, जानते हैं CHO होता है। ओके, तो यहां पर फंक्शनल ग्रुप ग्रुप इन एल्डिहाइड इज C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। तो ये ऑप्शन है बी। तो इस तरह से आपके MCQ 2023 के लास्ट सेट के कंप्लीट हो गए हैं। अब आप इनकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस स्टार्ट होते हैं। यहां जब कायदे से पढ़ोगे तभी कंपटीशन भी निकलेगा, और आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं इस चीज को, काफी अच्छे से ध्यान दीजिएगा। दैनिक जीवन में क्वेश्चन नंबर 5वें का डिस्क्रिप्टिव। फाइव का ए, दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। इट मीन्स इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच in everyday life। फर्स्ट पॉइंट पीएच वैल्यू ऑफ soil may have 6 to 7 for healthy grow up plants। 6 से 7 के बीच यदि पीएच वैल्यू है सॉइल की, तो वो प्लांट्स की हेल्दी ग्रो, मतलब प्लांट्स के पनपने के लिए, प्लांट्स की वृद्धि के लिए अति आवश्यक है 6 to 7 पीएच, यानी कि स्लाइटली एसिडिक से न्यूट्रल तक यदि है, तो वो प्लांट्स के लिए अच्छी खासी न्यूट्रिएंट्स दे सकता है और अच्छी खासी उसकी ग्रो हो सकती है। अब इसका सेकंड नंबर, पीएच ऑफ गैस्ट्रिक जूस
गैस्ट्रिक जूस इज 3 फॉर वर्किंग ऑफ एंजाइम in digestion of mainly protein मतलब गैस्ट्रिक जूस का पीएच वैल्यू, जिसे हिंदी में जठररस भी कहते हैं, इसका पीएच वैल्यू 3 और 3.2 के आसपास होना चाहिए, जिससे उसमें जो पाए जाने वाले एंजाइम है जो प्रोटीन का डाइजेशन करते हैं, किसका? प्रोटीन का डाइजेशन करते हैं, उसके लिए पीएच वैल्यू 3 या 3.2 के यानी स्ट्रॉन्ग एसिडिक नेचर का होते हैं, और उस स्ट्रॉन्ग एसिडिक नेचर में ही वो एंजाइम प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं। और यहां पर HCl का सिक्रीशन होता है स्टमक में HCl का सिक्रीशन होता है, जो गैस्ट्रिक जूस का मीडियम स्ट्रॉन्गली एसिडिक कर देता है, जिससे उसका पीएच वैल्यू 3 या 3.2 के आसपास हो जाता है, जिससे उसमें पाए जाने वाले एंजाइम प्रोटीन को डाइजेस्ट कर सकते हैं। तो 2 पॉइंट ये हो गए। थर्ड देखिए, पीएच ऑफ सलाइवा इज greater than may 5.5 से ज्यादा होना चाहिए, नहीं तो सलाइवा क्या करेगा, जो दांतों के इनेमल उसको समाप्त कर देता है, नष्ट कर देता है। ठीक, उसको नष्ट कर देता है, टीथ के इनेमल को, जिससे दांत सड़ जाते हैं और नष्ट हो जाते हैं। देन 5.5 इफ pH is less than 5.5, then enamel of teeth decay and loss of teeth takes place। यदि 5.5 से पीएच कम होगा तो टीथ का इनेमल नष्ट हो जाएगा और वो दांत सड़ जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्या है, पीएच ऑफ ब्लड, पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड इज 7.4 पर होता है। ह्यूमन ब्लड का पीएच वैल्यू कितनी होती है? 7.4। मनुष्य के रक्त का पीएच मान 7.4 होता है।
जिससे कि न्यूट्रिएंट्स यानी कि पोषक पदार्थों का परिवहन यानी कि ट्रांसपोर्टेशन अच्छी तरह से होता है। 7.4 फॉर गुड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ nutrients by blood। लास्ट एक और बता देता हूं, पीएच ऑफ रेन वाटर में 5.6 if pH of rainwater is less than 5.6, then it is known as rainwater which is harmful for plant and animal life। तो ये पीएच का इंपॉर्टेंस है इन एवरीडे लाइफ। 6 से 7 होने पर हिंदी वालों के लिए, यदि पीएच मान मिट्टी का यानी कि मृदा का पीएच मान 6 से 7 के बीच होना चाहिए। प्लांट के अच्छी ग्रोथ के लिए, अच्छी वृद्धि के लिए 6 से 7 के बीच में होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट, पीएच ऑफ गैस्ट्रिक जूस यानी कि जठर रस का पीएच मान 3 होना चाहिए, जिससे कि उसमें पाए जाने वाले एंजाइम प्रोटीन का पाचन कर सकते हैं। पीएच ऑफ सलाइवा, लार का पीएच मान 5.5 से अधिक होना चाहिए। 5.5 से यदि कम है तो दांतों के इनेमल नष्ट हो जाता है और दांत गिर सकते हैं, नष्ट हो सकते हैं। पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड यानी कि मनुष्य के रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, जो पोषक पदार्थों के परिवहन के लिए अच्छा है। लास्ट, पीएच ऑफ रेन वाटर वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 होना चाहिए। यदि 5.6 से पीएच मान कम है तो उसे एसिड रेन कहते हैं, नोन एज गुड एसिड रेन कहते हैं। विच इज नोन एज एसिड रेन। एसिड रेन कहते हैं यानी कि अम्ल वर्षा कहते हैं, जो पौधे तथा जंतु जीवन के लिए हानिकारक है। तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये 5th का ए है।
काफी तगड़ा क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर इसी का बी पार्ट, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रियाएं, इट मीन्स एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन रिएक्शन ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं जो ऊष्मा मुक्त करती हैं, एक्सोथर्मिक यानी कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। वे अभिक्रियाएं जो ऊष्मा मुक्त करती हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। दोज रिएक्शंस which releases heat known as exothermic reactions। लिखिए देता हूं, those reactions which releases heat known as exothermic reactions। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी एसिड और बेस मिला दो, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगी, गिव्स NaOH प्लस NaCl प्लस H2O प्लस हीट। ओके, नेक्स्ट अभी थोड़ी देर पहले देखा है CH4 प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस H2O प्लस हीट। नेक्स्ट CaO, आपको मालूम है चूने में पानी मिलाने पर क्या होता है, हीट रिलीज होती है, गिव्स CaOH का होल ट्वाइस प्लस हीट। तो ये इसका बी पार्ट हो गया, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। अब इसका फिफ्थ क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब 6 का ए, क्वेश्चन नंबर 6 का ए, क्या कह रहा है, एथेनोइक अम्ल के दो रासायनिक गुणों का रासायनिक समीकरण लिखिए। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एथेनोइक एसिड, इट मीन्स एसिटिक एसिड। ओके, दो मांगा है। नंबर 1 CH3COOH प्लस CH3CH2OH gives concentrate H2SO4 CH3COO
CH2 CH3 प्लस H2O। इसका नाम है एथिल एसीटेट। और ये है क्या एक्चुअल में? एस्टर। ये है एथेनोइक एसिड। और ये क्या है? एथेनॉल। हीट। इसका सेकंड नंबर, एक तो जानते ही हो, एसिड रिएक्ट्स विद व्हाट? एसिड रिएक्ट्स विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट। CH3COOH plus NaOH gives CH3COONA plus H2O, सोडियम एसीटेट। और ये क्या है? सॉल्ट। ये क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड यानी कि बेस। और ये तो एसिड है ही। ठीक है, तो एथेनोइक एसिड, ये दो केमिकल प्रॉपर्टीज आ गई। बोर्ड फिल हो चुका है, तो आप इसकी स्क्रीनशॉट आराम से ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का बी में दो पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट, बेकिंग सोडा से धोने का सोडा। धोने का सोडा, इट मींस वॉशिंग टावर, वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा फ्रॉम बेकिंग सोडा। तो यहां पर बेकिंग सोडा का फॉर्मूला NaHCO3। इसको आपको हीट करना है। जब आप हीट करेंगे तो ये बना देगा Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। जब भी आप किसी बाइकार्बोनेट को हीट करेंगे, या आप लिख लीजिएगा, जब भी आप किसी बाइकार्बोनेट को हीट करेंगे तो एक कार्बोनेट बनेगा, दूसरा CO2 रिलीज होगी। तो ये रहा बेकिंग सोडा। और दूसरा हो गया वॉशिंग सोडा। सोडियम कार्बोनेट को ही वॉशिंग सोडा कहते हैं। अब नेक्स्ट है सेकंड पार्ट इसका। सेकंड है जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस फ्रॉम जिप्सम।
जिप्सम का फार्मूला है CaSO4.2H2O, CaSO4.2H2O। O 2H2O, ये हो गया जिप्सम। इसको हीट करना है 100 डिग्री सेल्सियस पर। क्या हो जाएगा? CaSO4 का होल ट्वाइस, या कुछ भी कर सकते हैं, .H2O प्लस 3H2O, और इसको ले लेंगे 2CaSO4.2H2O, तो ये बन जाएगा CaSO4 का होल ट्वाइस H2O, या इसको यूं भी लिखा जा सकता है 2CaSO4.H2O। ओके, इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, इसको ब्रैकेट में ले लीजिए और 2, ठीक, नो, हाँ हाँ हाँ, इसी तरह से लिखेंगे। ओके, तो इस तरह से ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है, और आपका 6 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 की बारी है, जिसके आप जानते हैं 2 पार्ट होते हैं। स्टार्ट करते हैं उसको भी। तो 2023 का सेट आज से समाप्त हो जाएगा, नेक्स्ट से 2024 स्टार्ट होगा। और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए, और कमेंट तो आपको करना ही है, कमेंट करना चाहिए। 7 का क्वेश्चन नंबर ए, साबुन की निर्मालन क्रिया, क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप, क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप, क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप। क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप, तो इसमें क्या होता है कि जब साबुन को पानी में घोलते हैं या रगड़ते हैं, तो क्या होता है कि साबुन के अनेक मॉलिक्यूल आयनाइज हो जाते हैं, और वो दो बनाते हैं, दो मॉलिक्यूल यानी 2 पार्ट में डिफरेंशिएट हो जाता है, डिसोसिएट होता है। एक बनाता है RCOO- और दूसरा बनाएगा Na+। RCOO- और Na+, ठीक, ये काफी लंबा एल्काइल ग्रुप है, 17 तक होता है, 17 से ऊपर भी होता है। गिब्स RCOONA, ये है आपका सोप। जब इसमें वाटर मिलाते हैं तो ये RCOO- और Na+ बनाता है। इसके कई सारे मॉलिक्यूल कुछ इस तरह से, ये कार्बन 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 कार्बन, और इस तरह से, ठीक, और यहां पर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, COO-, ये एल्काइल ग्रुप है, ठीक, ये एल्काइल ग्रुप है। अब इसमें होता क्या है कि ये जो है इतना पार्ट, ये होता है हाइड्रोफिलिक इन नेचर, मैंने पहले भी बताया है, हाइड्रोफिलिक इन नेचर।
इन नेचर। तो ये पानी के कांटेक्ट में होता है, वाटर के कांटेक्ट में होता है, और इतना पार्ट जो होता है वो होता है एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप जो हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है, हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है, हाइड्रोफोबिक नेचर का। तो ये वाटर से दूर हटेगा और ऑयल और ग्रीस के कांटेक्ट में होगा, जबकि ये वाटर के कांटेक्ट में होगा। अब होता क्या है कि इसके कई सारे मॉलिक्यूल एग्रीगेट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? एग्रीगेट। और एग्रीगेट होकर, एग्रीगेट का मतलब है एक बंच बना लेते हैं, बंच बना लेते हैं जिसमें एल्काइल ग्रुप सेंटर की ओर होता है और ये पेरिफेरल रीजन की ओर होता है। ये पानी के कांटेक्ट में होता है, ये ऑयल और ग्रीस के कांटेक्ट में होता है। तो ये उसको खींच लेगा, ये ऑयल और ग्रीस का मतलब अट्रैक्ट करता है, तो ये अट्रैक्ट करेगा ग्रीस और ऑयल में फंसी हुई गंदगी को। जब ये अट्रैक्ट करेगा तो ऑयल और ग्रीस में जो मैल होगा, जो गंदगी होगी या जो डस्ट होगा, उसको ये खींच लेगा, अट्रैक्शन, ड्यू टू अट्रैक्शन। और जब ये अट्रैक्शन करेगा तो ये क्या करेगा, ये पानी के, ये थोड़ा सा पानी के कांटेक्ट में आएगा और ये पानी को खींच लेगा। पानी को जब खींच लेगा तो क्या होगा, ये पानी का अट्रैक्ट करेगा, पानी वाटर मॉलिक्यूल को। तो ये जब हम फिचकोरेंगे और फिचकोर कर इसको पानी को बहाएंगे तो ये गंदगी उससे निकल जाती है। और इस तरह से साबुन से कपड़ा साफ हो जाता है, कपड़ा साफ हो जाता है, शरीर भी साफ हो जाता है, शरीर की गंदगी को भी ऐसे ही निकालता है। तो इस तरह से ये क्या बना देता है, एग्रीगेट, यानी कि बंच ऑफ सोप, जिसे क्या कहते हैं, मिसेल। क्या बोलते हैं? मिसेल। ठीक, तो मिसेल के फॉर्म में आता है। तो ये क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप है। अब इसका नेक्स्ट क्या है, कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग, बी पार्ट। इसका बी पार्ट है कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। तो सबसे पहले कैल्सिनेशन, हीटिंग ऑफ ओर, हीटिंग ऑफ ओर इन एब्सेंस ऑफ एयर बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट, मतलब ओर के मेल्टिंग पॉइंट से कम, बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट known as कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन, इन कैल्सिनेशन moisture of water remove out, मतलब जो ओर के साथ वाटर का मॉइस्चर होगा, वाटर की नमी होगी, वो रिमूव यानी कि दूर हो जाती है। इन कैल्सिनेशन मॉइस्चर ऑफ वाटर, मतलब जल की नमी, निस्तापन में जल की नमी दूर हो जाती है। फिर क्या है,
इन कैल्सिनेशन कार्बोनेट और releases CO2 and oxide of metal is formed. मान लीजिए ZnCO3 है, कार्बोनेट और है, इसको यदि हीट कर दिया तो ये क्या बना लेगा, ZnO प्लस CO2, CO2 रिलीज हो गई। ठीक, थर्ड क्या है, थर्ड पॉइंट क्या है, जो क्रिस्टलाइज वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, क्रिस्टलाइज वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो रिमूव हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए Al2O3 है, Al2O3 डॉट 2H2O, ठीक, तो ये इसको हीट कर देंगे तो ये बना लेगा Al2O3 प्लस 2H2O निकल जाएगा, ये बॉक्साइट है। ठीक, इट मीन्स crystals of water molecule separate out from water from ore। ठीक, तो इस तरह से ये कैल्सिनेशन कंप्लीट है। अब इसका रोस्टिंग देख लेते हैं। और ये प्रोसेस रिवर्बरेटरी फर्नेस यानी कि परावर्तनी भट्टी में होती है। 7 के ए का सेकेंड पार्ट यानी कि रोस्टिंग। भर्जन, हीटिंग ऑफ ore in presence of sufficient water, sufficient oxygen। ऑक्सीजन क्या, एयर, ऑक्सीजन के कोई सिलेंडर थोड़े लोगे, सफिशिएंट एयर बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट, यहां भी बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट कॉमा नोन एज रोस्टिंग। known as roasting। इट मीन्स ओर को हीट किया गया बिलो मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, बिलो मेल्टिंग पॉइंट और इन प्रेजेंस ऑफ एयर। ठीक, तो यहां पर बनेगा क्या, मेटल ऑक्साइड।
तो ये हो जाएगी रोस्टिंग। तो इस तरह से ये 7 का ए पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब आता है 7 का बी। 7 का बी कंप्लीट हो गया। 7 का ए था क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप, बी कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग, थर्ड है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जरा इसको भी देख लीजिए। अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स in increasing order of arrangement of elements in increasing order of standard electrode potential स्टैंडर्ड और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। known as electrochemical series। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज मतलब, अब जरा इंग्लिश में समझ लीजिए, फिर बाद में हिंदी में बताता हूं। जो एलिमेंट्स हैं इसमें मेटल भी हो सकते हैं, नॉन मेटल भी हो सकते हैं। मतलब एलिमेंट को उनके इंक्रीजिंग स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के ऑर्डर में रखने पर जो सीरीज हमें मिलेगी उसे ही इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहेंगे। उसे ही इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहेंगे। अब बात आती है पोटेंशियल। पोटेंशियल होता है टू कैपेसिटी, क्षमता। पोटेंशियल माने कैपेसिटी यानी कि क्षमता, और रिडक्शन पोटेंशियल आप रिडॉक्स रिएक्शन जानते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन में दो रिएक्शन होती हैं, एक ऑक्सीडेशन दूसरी रिडक्शन, ऑक्सीकरण और अपचयन। ठीक, तो 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी 1 एटीएम दाब पर 25 डिग्री सेल्सियस ताप तथा 1 वायुमंडलीय दाब पर 1 मोलर सांद्रता के विलयन में, 1 मोलर सांद्रता के विलयन में, और विलयन किसका होगा? उसी मेटल के सॉल्ट का एक्वस सॉल्यूशन। जैसे मान लो कॉपर लिया तो कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन में रखना है, जली विलयन में। तो कॉपर सल्फेट के जली विलयन का कंसंट्रेशन कितना होना चाहिए? 1 मोल पर लीटर। 1 मोल पर लीटर होना चाहिए। 1 मोल पर लीटर होने पर, और वो भी किस टेम्परेचर पर रखना चाहिए? 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, 1 वायुमंडलीय दाब पर। जब उस इतनी कंडीशन में हम कॉपर की छड़ को उस पर डालेंगे तो दो रिएक्शंस होगी, एक ऑक्सीडेशन और दूसरी रिडक्शन। एक ऑक्सीडेशन दूसरी रिडक्शन। तो रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। केवल अंतर सिर्फ इतना होगा कि उनके साइन पर, या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल यदि पॉजिटिव है तो रिडक्शन पोटेंशियल निगेटिव होगा। बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है। तो वही इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपके सामने है। अब आपको अगला बताने जा रहे हैं इसका और पार्ट, यानी कि अथवा।
दूसरा पार्ट, दूसरे पार्ट में क्या है जरा वो भी देख लेते हैं। संकलन अभिक्रिया को उदाहरण द्वारा समझाइए। संकलन का मतलब है, संकलन का मतलब है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन और एडिशन रिएक्शन। those reaction those reaction in which two compounds, two or more compounds, combine to form one compound known as combination reaction. For example, C plus O2 gives CO2, S plus O2 gives SO2. Okay, C2H4 plus H2 gives C2H6 और यहां पर Ni 250 डिग्री। सल्फर ऑक्सीजन सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक। और इसका नाम तो जानते ही हो हाइड्रोजन, इसका नाम एथिलीन और इसका नाम एथेन। तो यह कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गई 7 का फर्स्ट पार्ट ई। अब देखते हैं, आता है बी। विलयन के पीएच मान पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। गुड। अभी पीएच का दैनिक जीवन में इंपॉर्टेंस। अब विलयन का पीएच मान, पीएच किससे नीचे उतर ही नहीं रहे। विलयन का पीएच मान, पीएच वैल्यू ऑफ सॉल्यूशन, ऑफ सॉल्यूशन, ये बी पार्ट है अथवा का। पीएच वैल्यू ऑफ सॉल्यूशन, निगेटिव लॉगरिथम ऑफ, निगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, known as pH value of that solution, pH equal to minus log H plus
ओके, तो ये ए और बी पार्ट आपका क्लियर हो गया है। ए और बी पार्ट आपके क्लियर हो चुके हैं, बस लास्ट पार्ट और इसका बचता है, और वो है सिनाबार से मरकरी प्राप्त करने का रासायनिक समीकरण। इट मीन्स मरकरी फ्रॉम गिव केमिकल इक्वेशन फॉर ऑब्टेनिंग मरकरी फ्रॉम सिनाबार। सिनाबार इज ओर ऑफ मरकरी। सिनाबार से मरकरी प्राप्त करने का केवल रिएक्शन मांगी है। HgS ये है सिनाबार प्लस O2, इसको हीट करेंगे तो बन जाएगा HgO प्लस SO2। ये क्या हो गया? मर्क्यूरिक ऑक्साइड, मर्क्यूरिक ऑक्साइड। क्लियर? क्या है ये? मर्क्यूरिक ऑक्साइड, और इसका नाम तो आप जानते ही हैं, सल्फर डाइऑक्साइड। और इसको 2HgS कर लें, इसको 2SO2 कर लीजिए, इसको 2HgO कर लीजिए, तो 2 और 4 6। ठीक, तो ये इक्वेशन आपकी बैलेंस हो चुकी है ना? सल्फर डाइऑक्साइड बन ही चुका है। अब क्या हो जाएगा? HgO आ ही चुका है, 2HgO गिव्स, फिर से हीट, Hg प्लस O2, ऑक्सीजन है, रिलीज हो जाएगी, और आपको जो चाहिए वो आपको मिल चुका है, मरकरी। तो इस तरह से ये आपका 2023 के पूरे 7 सेट कंप्लीट हो चुके हैं। अब आराम से आप इनकी तैयारी कर सकते हैं। बोर्ड एग्जाम आपके नजदीक आ चुके हैं। मेरी ओर से आपको शुभकामनाएं, और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिए, और सब्सक्राइब करने में आप अपना पूरा हेल्प करिए, और कमेंट जरूर करिए, लाइक भी करिए। तो आज एक इस रिक्वेस्ट के साथ कि आप इसको शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और मैं 2024 का पहला सेट लेकर एक नया वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू।